Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का सोशल साइंस का थीम बी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज न्यू बिगिनिंग सिटीज एंड स्टेट। ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट मैंने पहले से ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट होता है अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। पहले तो दो वर्ड समझते हैं कि डेमोक्रेटिक क्या होता है, उसके बाद ट्रेडिशन क्या होता है। डेमोक्रेटिक जो वर्ड है ना, वो आया है डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पे लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव को या फिर रूलर को चुन के भेजते हैं। इट इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्ट देयर रूलर्स। जैसे कि हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है, क्योंकि यही हमारा देश में हम हमारे जो रूलर है, हम उनसे क्या करते हैं, चुन के भेजते हैं कि उन्हें बोलते हैं कि जाओ और हमारे लिए क्या बनाओ, लॉ बनाओ। ठीक है, हम कैसे गवर्न हो गए वो सारा वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कब डेमोक्रेसी आया था, वो जो ट्रेडिशन था, परंपरा था, कब स्टार्ट हुआ था, उसको इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, ईच जनपद had an assembly or council called सभा और समिति where matter concerning the clans would be discussed। अच्छा, हमको पता था कि जो बहुत सारे जनों को लेकर एक महाजन होता था। ये जो जनम है ना, एक असेंबली था, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल थे। असेंबली जिसको काउंसिल भी बोलते थे। ये जो काउंसिल था या फिर असेंबली था, इसको क्या बोलते थे, सभा या समिति। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि उसी जो क्लान्स का, उसी जो कबीले के लोग थे या फिर उसी ग्रुप के लोगों का जो मैटर था, कोई किसी का प्रॉब्लम हो गया, ये सारा मैटर वहां पे डिस्कस होता था। कहाँ पे? सभा और समिति में। ठीक है, वो सभा बैठाएंगे और वहां पे सारा मैटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिमेम्बर फ्रॉम द चैप्टर ऑन इंडियाज कल्चरल रूट the word sabha and samiti first appear in the Veda, India's most ancient text। अगर आपको ध्यान ध्यान होगा, याद होगा, तो हम क्लास 6 में एक चैप्टर पढ़े थे, इंडिया कल्चरल रूट। ठीक है, वहीं से एक वर्ड था सभा और समिति। और वो सभा समिति सबसे पहले कहाँ पे यूज हुआ था? इंडिया का सबसे पुराना टेस्ट, आंसर टेस्ट, वेदा में। ठीक है, वेदा में यूज हुआ था। वी मे अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर वेर एल्डर्स इन द क्लास। हम ये भी मान सकते हैं कि जो क्लास था ना, जो क्लास, जो कबीले के लोग का जो जो एल्डर्स लोग थे, वो क्या थे? मोस्ट ऑफ द क्लान्स का सबसे ज्यादा लोग क्या थे, मेजोरिटी लोग क्या थे, एल्डर्स लोग थे, मतलब बुजुर्ग लोग थे। ठीक है, द राजा वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्ररीली। वहां का जो, वो जनपद का जो राजा था, वो ऐसा नहीं कि मनमानी से कुछ बनाएगा। ठीक है, ऐसा वो नहीं कर सकता था। वही चीज दिया है, क्योंकि डेमोक्रेसी यहाँ पे लोगों का चलता है, तो राजा कहाँ से आएगा? तो राजा जो था, वो आर्बिट्ररीली या फिर मनमानी ढंग से कुछ भी नहीं कर सकता था। तो क्या करेगा वो, देखो, a good ruler was supposed to take the advice from the assembly apart from the ministers and administrator। एक अच्छा रूलर वो क्या करता था, जो असेंबली, जो कबीले के लोगों से क्या करता था, सलाह लेता था। ठीक है, वो तो मिनिस्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटर से तो लेता ही था, लेकिन उसके अलावा जो असेंबली के लोग थे, जो कबीले के लोग थे, उनसे भी सलाह लेता था। ठीक है, इंडीड, वास्तव में अकॉर्डिंग टू सम टेस्ट, कुछ टेस्ट के अनुसार an incompetent ruler could be removed by the assembly। कुछ टेस्ट में ये भी लिखा गया है, अगर कोई राजा अयोग्य माना जाता है, इनकम्पिटेंट माना जाता है, उसे असेंबली चाहे तो उसे रिमूव कर सकता है अपनी गद्दी से। ठीक है, ऑफ कोर्स while such mention are significant, it doesn't mean that this was an established law। हालांकि कुछ ये जो लॉ था, किसी राजा अगर नहीं माने तो उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट तो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए, अगर हमारे लीडर हमारे बात नहीं सुन रहे हैं, हम क्या करेंगे, उनको हटा देंगे। ठीक है, लेकिन इट डजंट मीन दैट दिस वाज एन एस्टैब्लिश। इसका मतलब ये नहीं ये लॉ पहले से ही था। ठीक है, लेट अस रिमेंबर दैट द डाटा वी हैव फॉर सच रिमोट पीरियड इज इनकम्प्लीट। और जो ये डाटा था कि जनपद था, उसके बाद महाजनपद था, राजा असेंबली से उठाया जा सकता था, ये डाटा ना अभी हमारे पास पूरा नहीं है, क्योंकि ये रिमोट पीरियड की बात कर रहा है, बहुत दूर के, बहुत 1000 साल के पहले की बात हो रहा है, तो ये इनकम्प्लीट है।
हमको पूरा डाटा नहीं मिला है, एक्चुअली थिंग क्या था हमको अभी भी नहीं पता। ठीक है। In their political system, the Mahajanapada expanded the basic principle of जनपदा। ठीक है, ये जनपद है, ये जनपद है, ये जनपद है, सबका क्या था? एक अलग सा, इसका अलग सा प्रिंसिपल था, इसका अलग सा प्रिंसिपल था, इसका अलग प्रिंसिपल था। जब कुछ जनपद मिलाकर एक महाजनपद मिलते हैं तो महाजनपद का भी कुछ अलग सा प्रिंसिपल था, जो ये तीनों के प्रिंसिपल से, नियम से, नीति से, कानून से मिला के बनता था महाजनपद। Some were in effect monarchies in the sense of the Raja was the ultimate authority। अच्छा, कुछ महाजनपद में बहुत सारा महाजनपद था। कुछ तो डेमोक्रेटिक था, लेकिन कुछ क्या था? मोनार्कियल था। मोनार्किया मतलब जहां पे राजा के पास सबसे ज्यादा पावर होगा। ठीक है, डेमोक्रेसी में भी राजा था, लेकिन राजा किसके बारे में, किसके बात सुनेगा? असेंबली के बात सुनेगा। लेकिन जो मोनार्किया वाला शासन था ना, वहां पे भी राजा था, लेकिन राजा अभी मनमानी से चलेगा। ठीक है। कुछ some were in effect monarchy in the sense that राजा was the ultimate authority। कुछ महाजनपद में राजा क्या था? अल्टीमेट अथॉरिटी, मतलब फाइनल डिसीजन राजा के पास ही रहेगा। और उसे कौन सपोर्ट करेगा? मिनिस्टर सपोर्ट करेगा, उसे एक असेंबली सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो बुजुर्ग लोगों से बना हुआ होगा। His पोजीशन was हेरिडिटरी। कुछ महाजनपद में जहां पे राजा रूल कर रहा था, ठीक है, वहां का जो पोजीशन था वो हेरिडिटरी था, मतलब उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, उसका पूरा खानदान राजा बनेगा, ये चलता था। इन द मतलब हेरिडिटरी का मतलब क्या है? इन द सेंस दैट राजा वुड यूजुअली बी द सॉन ऑफ द प्रीवियस वन। कोई राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। द किंग वुड कलेक्ट टैक्स और रेवेन्यू। यहाँ पे दिया है किंग का काम क्या था? वो टैक्स कलेक्ट करेगा, रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, मेनली लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखेगा। इम्प्रेसिव फोर्टिफिकेशन, राज्य के चारों तरफ दीवार बनाएगा। ठीक है। बिल्ड अराउंड देयर कैपिटल, मतलब जो कैपिटल था उसके चारों तरफ दीवार बनाएगा। एंड मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटोरी। तो क्या करेगा? अपने जो राज्य को बचाने के लिए आर्मी को मेंटेन करेगा, क्योंकि कभी वार होगा तो वो आर्मी उसके लिए जाकर लड़ेंगे। ठीक है। कभी कभी वो वेज वार विद द नेबर्स वन, आसपास के अड़ोस पड़ोस के देश के साथ भी कभी कभी वो युद्ध करेगा। आज द केस में भी, ठीक है, कभी कभी चाहिए तो वो ऐसा सब कुछ करता था। कौन? राजा। राजा के पास इतना सारा पावर था। ठीक है। देखो, मगध लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ द टुडेस बिहार। आज की बिहार में एक पार्ट में मगध हुआ करता था। ठीक है। तो कोसाला, उस टाइम में कोसाला आज के टाइम में कहाँ पे मिलता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। अवंती आज के टाइम में इन पार्ट ऑफ द टुडेस मध्य प्रदेश। ठीक है। वो एंशिएंट सिटीज अभी कहाँ पे हुआ करता था आज के हिसाब से वो दिया है। जैसे कि मगध था बिहार में, कोशाला था उत्तर प्रदेश में, अवंती था मध्य प्रदेश में। और अमंग द मोस्ट पावरफुल सच स्टेट्स, ठीक है, वो ये तीन जो स्टेट था ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। लेकिन ताज्जुब की बात ये है, ये जो स्टेट का जो रूलर था वो क्या था? एक राजा था। ठीक है। यहाँ पे मोनार्कियल शासन था। However, हालांकि at least two Mahajanpadas, Bhajji and the neighboring Malla had a different system। जैसे कि हमने देखा कुछ महाजनपद में राजा का शासन था, लेकिन कुछ महाजनपद ऐसे भी था उनका सिस्टम थोड़ा सा अलग था, जैसे कि भज्जी एंड मल्ल। The Sabha and Samiti had more power and took important decision through the discussion। ठीक है। जैसे कि हमने देखा ये तीन स्टेट था, इसके पास राजा के पास बहुत पावर था, लेकिन यहाँ पे जो भज्जी एंड मला आ गए, द सभा एंड समिति के पास ज्यादा पावर था राजा के कंपैरेटिवली। मतलब राजा से उनके पास ज्यादा पावर था, और सारा इंपोर्टेंट डिसीजन वही लेते थे डिस्कशन करके। एंड अगर जरूरत पड़ा, अगर वोटिंग थ्रू वोट, सरप्राइजिंगली दिस इंक्लूडेड द सिलेक्शन ऑफ द राजा। कभी कभी वो राजा को भी सिलेक्ट करते थे वोटिंग करके। ठीक है। ऐसा हमारे भी यहाँ पे भी होता है। ठीक है। दिस मीन्स द महाजनपद which were called गणस और संघस और नॉट monarchies। कुछ कुछ महाजनपद को क्या बोला जाता था? गण और संघस। वो इसीलिए बोला जाता था क्योंकि वो क्या है? मोनार्कियल नहीं है। मोनार्कियल मतलब राजा के पास पावर नहीं है। ठीक है। फाइनल ऑथोरिटी राजा के पास नहीं है। जैसे कि मौल और भजी, ये गौण थे, गौण या संघ थे, क्योंकि फाइनल अथॉरिटी असेंबली के पास था, लोगों के पास था, राजा के पास नहीं था। राजा था लेकिन नाम का था। ठीक है।
वर नॉट मोनार्की, देयर फंक्शनिंग माइट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। और यहाँ पे जो फंक्शनिंग हो रहा था, जैसे वोटिंग हो रहा है, लोग चुन रहे हैं राजा को, ये क्या है, डेमोक्रेसी में तो ही होता है ना। Since member of the assembly were the one to select the rulers and take major decision। ये ऐसा डेमो इसीलिए डेमोक्रेटिक बोला जाता है क्योंकि असेंबली का मेंबर ही अपना रूलर को चुनते हैं और सारा मेजर डिसीजन वो असेंबली के लोग ही लेते हैं, मतलब लोग लेते हैं। ठीक है। इनफैक्ट देखो, स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक। ठीक है। जो भज्जी एंड मल्ल को कुछ कुछ विद्वान लोग ने क्या बोला है, अर्ली रिपब्लिक। अच्छा, रिपब्लिक यहाँ पे वर्ड आया है। रिपब्लिक मतलब कि जो हाईएस्ट पोजीशन होगा ना किसी भी स्टेट या फिर किसी भी देश का, जो हाईएस्ट पोजीशन होगा वो हेरिडिटरी नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब उसका बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नहीं है। मतलब हमारे देश में जो हमारा हाईएस्ट पोजीशन होता है प्रेसिडेंट का, क्या वो हेरिडिटरी होता है? क्या प्रेसिडेंट का बेटा ही प्रेसिडेंट बनता है? नहीं। तो हमारे देश क्या है, एक रिपब्लिक है। वही अगर हम ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश में उसका जो हाईएस्ट पोजीशन होता है वो क्या आता है, मोनार्कियल। मतलब वहां का जो राजा या फिर रानी होता है, उसका बेटा ही क्या बनेगा, राजा या रानी बनेगा। ठीक है। as they are indeed one of the earliest such system in the world। ठीक है। ये जो दो, भज्जी एंड मल्ला, ये दुनिया का वन ऑफ द अर्लीस्ट, सबसे पहले आने वाले रिपब्लिक में से एक है। मतलब उनका जो हाईएस्ट पोजीशन होगा वो हेरिडिटरी नहीं होगा। यहाँ पे दिया है रूइंस ऑफ ए कम्प्लेक्स एट द कुशांबर, कैपिटल ऑफ द वश्य महाजनपद। यहाँ पे कुछ टुकड़ा मिला है, रूइंस मिला है, ठीक है, अवशेष मिला है। जैसे हमने देखा था राजगृह का, वैसे ही यहाँ पे कौशाम्बी का दिया है। कौशाम्बी किसका कैपिटल था, वश्य का। ठीक है। उसके बाद मोर इनोवेशन, द एज ऑफ जनपद एंड महाजनपद वाज एज ऑफ प्रोफाउंड चेंजेस। मतलब जनपद और महाजनपद के टाइम में ना, ये एक ऐसा समय था, बहुत सारा बदलाव दिख रहा था, which would impact Indian civilization until present time। और उस टाइम में जो बदलाव था वो आज भी उसका इम्पैक्ट हमारे टाइम में, अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में है। In the chapter India's cultural root in grade 6, we saw the emergence of several new school of thought, late Vedic, Buddhist, Jain in particular, and their respective literature। अगर आपको ध्यान से याद होगा, क्लासिक्स का जो इंडियन कल्चरल रूट के बुक में, क्लासिक्स के बुक में हमने देखा था, न्यू न्यू इमर्जेंस हुआ। किसका इमर्जेंस हुआ, न्यू स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ मतलब एक ग्रुप ऑफ थॉट, मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ थॉट मीन्स ऐसा लोगों का ग्रुप जिनका थॉट और थिंकिंग सेम होता है। जैसे कि ये ग्रुप ग्रुप ऑफ लोगों का थॉट है कि वो वेद में ज्यादा बिलीव करेंगे, ठीक है, वहां पे रहेगा। ये ग्रुप ऑफ थॉट जहाँ पे बुद्धिज्म में बिलीव करते हैं, ये भी स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे कि बुद्धिस्ट हो गया। ये एक लोगों का ग्रुप है जहाँ पे बहुत ज्यादा जैन के ऊपर वो बिलीव करते हैं, जैन जिम के ऊपर। तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट हो गया। तो इंडियन कल्चरल रूट में हमने ही पढ़ा था। ठीक है। दो स्कूल disseminated their teaching and literature through scholars, monks, and nuns traveling across India or people undertaking pilgrimage। अच्छा, ये जो तीन स्कूल ऑफ थॉट, जैसे कि वेद हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उनका जो थॉट्स को, उनका जो टीचिंग को, ठीक है, उनको डिसेमिनेटेड किया। डिसेमिनेटेड मीन्स उनको फैलाया। ठीक है। उनका जो टीचिंग था, वेद का टीचिंग या फिर जैन धर्म का टीचिंग या फिर बुद्धिज्म का टीचिंग को फैलाया अपने लिटरेचर के सहारे। कैसे, किसके सहारे, स्कॉलर्स मतलब विद्वान लोग, मॉन्क्स लोग, नॉन्स के सहारे, ट्रैवलिंग अक्रॉस द इंडिया। वो सारे इंडिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल किए और ये सारे टीचिंग को फैलाए। इसीलिए तो बहुत सारे लोग, जैसे कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के देश को भी गए थे। जैसे कि चाइना में उस टाइम में, मतलब चाइना अभी दुनिया का वन ऑफ द मेजर बुद्धिज्म वाला स्टेट है, मतलब कंट्री है, क्योंकि इस टाइम में हमारे देश से बुद्धिज्म होकर वहां पे गया था। मोंक्स या फिर नॉन्स लोग वहां पे जाकर फैलाए थे। ठीक है। इंडिया आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट ए रिन्यूअल। हमारे देश का जो, अच्छा यहाँ पे छोड़ दिया मैंने, monks and nuns traveling across India और people undertaking pilgrimage। कभी कभी लोग क्या बन गए, श्रद्धालु बन गए, मतलब पिलग्रिमेज बन गया। ठीक है। जो डिवोटीज बन गए। इंडियाज आर्ट ऑल्सो अंडरवेट ए रिन्यूअल। हमारे देश का जो आर्ट है ना, वो भी एक रिन्यूअल में गया, मतलब पुराने जमाने का आर्ट चेंज हो गया धीरे धीरे से। ठीक है। कैसे, इट विल ब्लूजूम इन द एज ऑफ एम्पायर। ये और ज्यादा खिल उठेगा जब एम्पायर टाइम आएगा। एम्पायर मीन्स
जो राजा के शासन आएगा, मतलब जैसे कि मुगल्स हो गया, दिल्ली सुल्तान हो गया, नाम तो सुनो होंगे, जैसे बाबर हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, शाहजहां हो गया। उस टाइम में और ज्यादा ये खिलेगा। कौन सी आर्ट? इंडियन आर्ट, ठीक है। अच्छा, अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजी, ये तो हमने पहले से बताया कि कोई भी शहरीकरण शहर बनेगा तो टेक्नोलॉजी चाहिए ना। लेट अस रिमेंबर दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रोंज मेटलर्जी। अगर आपको ध्यान से याद होगा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था, हड़प्पा सभ्यता था, वो बहुत ज्यादा मास्टर थे किसमें? कॉपर का यूज में और ब्रोंज का यूज में। मेटलर्जी मीन्स द साइंस, मेटल साइंस, ठीक है, मेटल साइंस। तो कॉपर और सॉरी कॉपर एंड ब्रोंज का यूज में वो बहुत ज्यादा मास्टर थे, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी था, उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की किए थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या, नाउ इन द सेकेंड अर्बनाइजेशन, मतलब गंगा या फिर इंडस अर्बनाइजेशन में क्या हुआ? ए मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन आयरन मेटलर्जी। ध्यान आया? उस टाइम में लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन में कॉपर एंड ब्रोंज का यूज करते थे, आज के टाइम में आयरन का यूज हो रहा है, जो कि सेकेंड अर्बनाइजेशन में स्टार्ट हुआ और वो आज तक चल रहा है। In several regions of India, the technique of extracting and shaping iron were actually perfected from the early second millennium BC. But it took a few centuries for iron to become a part of a daily life. अच्छा, क्या लिखा है? In the several regions of India, इंडिया के बहुत सारे रीजन में the technique of extracting and shaping iron oil actually perfected from the second millennium BC. जब second millennium BC स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये तो जेसस क्राइस्ट का बार थे। जब सेकेंड मिलेनियम बीसी स्टार्ट हुआ, तो इस टाइम से ही क्या हुआ? लोगों ने आयरन का यूज सीख लिए थे, ठीक है, सीख लिए थे, जैसे कि आयरन कैसे आयरन ओर से एक्सट्रैक्ट करना है, उसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेप देना है, लोगों ने सीख लिए थे। लेकिन क्या हुआ? बट इस टाइम में उस टाइम में लोगों ने सीख लिया था, लेकिन ये एक डेली लाइफस्टाइल बना कब? बट इट टुक ए फ्यू सेंचुरी फॉर द आयरन टू बिकम ए पार्ट ऑफ डेली लाइफ। उसके 100-200 साल के बाद क्या हुआ? वो धीरे धीरे से क्या हुआ, हमारे लाइफ का एक डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया, क्या? आयरन का यूज। बाय द सेकेंड मिलेनियम बीसी, आयरन टूल हैड बिकम वाइड स्प्रेड। सेकेंड मिलेनियम बीसी में आयरन का यूज बहुत जगह में होने लगा, वाइड स्प्रेड हो गया, फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर ऑन ए बिगर स्केल, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा आयरन का यूज होने लगा, जैसे कि हल हो गया या फिर कोई भी चीज हो गया, ठीक है, वहां पे बहुत ज्यादा आयरन का यूज होने लगा। आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स दैन ब्रोंज, लाइटर एंड शार्पर, ठीक है, आयरन से बेटर वेपन्स, अस्त्र शस्त्र भी बनने लगे, जैसे कि ब्रोंज ब्रोंज के कंपेयर में, ठीक है। जैसे कि वो जो आयरन का जो वेपन्स था वो क्या था? वो हल्का था, और क्या था? बहुत ज्यादा धार वाला था, जैसे कि सोर्ड हो गया, तलवार हो गया, स्पीयर हो गया, ठीक है, एरो हो गया एंड शील्ड हो गया, ठीक है, कैप्टन अमेरिका, ठीक है। As it happens, there is some evidence of warfare between the neighboring Mahajanpadas. How frequent or how intense it was, of course, is impossible to tell. अच्छा, जैसे ही लोगों के पास न्यू न्यू वार के सारा वेपन्स आया, तो और ज्यादा क्या हुआ? फ्रीक्वेंट यूज होने लगा लोगों के बीच में, या फिर नेबरिंग महाजनपद के बीच में, दो महाजनपद के बीच में, या दो चार महाजनपद के बीच में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट क्या हुआ? इंटेंस वार हुआ, ठीक है। अब कितना वो वार का फ्रीक्वेंट कितना ज्यादा था, ऑफ कोर्स ये इम्पॉसिबल है अभी तो बोलना, ठीक है। सच मिलिटरी कैंपेन बट occasionally alliance too gave rise to new kingdom and empire, while which we will turn लेटर इन आवर जर्नी। वो जो मिलिट्री कैंपेन था, मतलब किसी दूसरे की जगह राज्य में हमला कर देना, ठीक है, वो तो ओकेजनली होता था। लेकिन कुछ कुछ ओकेजनली केसेस में क्या होता था ना, दो महाजनपद या फिर दो जनपद या फिर कुछ लोग मिल जाएंगे और एक बड़ा एक एम्पायर बनाएंगे, जो कि हम अगले आने वाला कुछ टॉपिक में पढ़ने वाले। अनदर इनोवेशन वाज द फास्ट यूज ऑफ कॉइन इन इंडिया। एक और बड़ा इनोवेशन था जो सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ था, कि फास्ट यूज ऑफ द कॉइन। सबसे पहले लोग यहाँ पे कॉइन्स का कैसे यूज करने लगे, ठीक है, कब? 16 महाजनपद के टाइम में, ठीक है। मेड नेसेसरी ग्रोइंग ट्रेड, तो कॉइन का यूज क्यों हुआ? तो ट्रेड को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा लोगों ने कॉइन का यूज किया, ठीक है। वेरी सुन कॉइन्स वर एक्सचेंज अक्रॉस द डिफरेंट रीजन एंड सेवन इवन विद द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।
बहुत जल्द ही इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कॉइन का एक्सचेंज होने लगा, या फिर इंडिया के अलावा भी बाहर के वर्ल्ड में भी कॉइन का एक्सचेंज होने लगा। द फर्स्ट इंडियन कॉइन्स वर मेड ऑफ सिल्वर। हमारा जो सबसे पहले जो कॉइन्स बना था वो किससे बना था? सिल्वर से। एक सॉफ्ट मेटल, ऑब्वियसली सिल्वर तो सॉफ्ट मेटल होता है, इनटू व्हिच सिंबल कुड बी पॉइंट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिल्वर का कॉइन है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हथौड़ा से इसे पीटा जाता है, जैसे पंच मार्क होता है ना, पंच देकर किसी को अगर उसका गाल मतलब दाग कर देना, तो यहाँ पे दाग कर देते। दे आर कॉल्ड पंच मार्क, ठीक है, क्योंकि इसको पंच करके इसमें एक दाग लगा देंगे और उसे यूज करेंगे, ठीक है। लेटर कॉइन्स ऑफ कॉपर, पहले तो सिल्वर हुआ, बाद में कॉपर का, गोल्ड का एंड अदर मटेरियल्स वर आल्सो मेड। जनरली महाजनपद इशूड इट्स ओन कॉइन। हर महाजनपद का, जैसे काशी, कोसला, मगध, अवधी, मलचेरी, वंशकुरु, पंचल, ऐसे बहुत सारे महाजनपद का खुद का कॉइन्स होता था। बट कॉइन्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स वर यूज्ड एज वेल एज एक्सचेंज इन ट्रेड। कभी सपोज यहाँ पे एक किंगडम है और यहाँ पे भी एक किंगडम है, तो आसपास के रीजन के जो लोग थे वो भी एक्सचेंज के लिए क्या करते थे? कॉइन्स यूज करते थे, ठीक है। लेट्स एक्सप्लोर। फिल अप द फॉलोइंग टेबल्स विथ यस और नो in each square, which provides an interesting comparison between these two phases of Indian civilization। अच्छा, फास्ट अर्बनाइजेशन में क्या था, सेकेंड अर्बनाइजेशन में क्या था? फास्ट गंगा प्लेन्स फास्ट अर्बनाइजेशन में नहीं था, सेकेंड अर्बनाइजेशन भी था, ठीक है। जैसे कि मोनास्ट्रीज फास्ट अर्बनाइजेशन में नहीं था, सेकेंड अर्बनाइजेशन था। लिटरेचर फास्ट अर्बनाइजेशन में भी था, सेकेंड अर्बनाइजेशन भी था। ट्रेड पहले में था, सेकेंड में था। वार पहले में था, सेकेंड में था। कॉपर ब्रोंज फास्ट में था, सेकेंड में नहीं था। अच्छा, सेकेंड में भी था, ठीक है। आयरन फास्ट में नहीं था, याद रखना। आयरन का यूज फास्ट अर्बनाइजेशन मतलब इंडस अर्बनाइजेशन नहीं जानता था, लेकिन सेकेंड में था, ठीक है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है हम लास्ट पार्ट में हम कवर करेंगे, ठीक है।